गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कारक के प्रतिफल है वो कितने प्रकार के होते हैं। कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल। तो अर्थशास्त्रियों ने आगे क्या किया कि इन सभी प्रतिफलों को बनाकर एक परिवर्तित अनुपात का नियम है उसका निर्माण किया गया। किस नियम का निर्माण किया गया? परिवर्तित अनुपात का नियम। परिवर्तित अनुपात का नियम क्या होता है? परिवर्तित अनुपात के नियम में कितनी स्टेज होती हैं, इसकी मान्यताएं क्या होती हैं, इसका महत्व क्या है और ये कहाँ पर इस नियम को लागू होने से रोका जा सकता है। इस वीडियो में हम सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि परिवर्तित अनुपात का नियम होता क्या है। परिवर्तित अनुपात के नियम के अनुसार जब उत्पादन का केवल एक कारक, क्या बात कर रहे हैं हम, केवल एक कारक परिवर्तनशील होता है तथा अन्य कारक स्थिर होते हैं तो उत्पादन के परिवर्तनशील कारक के अनुपात में वृद्धि करने से, किसके? परिवर्तनशील कारक के अनुपात में, यानी परिवर्तनशील कारक की मात्रा जब हम स्थिर कारक के साथ बढ़ाते हैं तो उसकी चर्चा वो यहाँ पर कर रहे हैं कि परिवर्तनशील कारक के अनुपात में वृद्धि करने पर, यानी भूमि को आप स्थिर कारक मान रहे हैं तो भूमि की मात्रा स्थिर रहेगी, लेबर की मात्रा है वो बढ़ती रहेगी। वृद्धि करने से उत्पादन पहले बढ़ते हुए अनुपात में बढ़ता है, यानी जैसे जैसे हम स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन या लेबर का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले उत्पादन बढ़ती हुई दर पर बढ़ता है। यानी एक भूमि पर 10 लोग काम कर सकते हैं तो पहली स्थिति में क्या होगा, पहले से अगर हम दूसरा श्रमिक वहां पर लगाते हैं तो उत्पादन तीव्र गति के साथ बढ़ता है, बढ़ते हुए अनुपात में बढ़ता है। फिर उत्पादन की वृद्धियां धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे हम अतिरिक्त श्रमिक उस भूमि पर लगाते जाते हैं तो अतिरिक्त, यानी प्रत्येक अतिरिक्त श्रमिक जो उत्पादन कर रहा है उसकी जो सीमांत उत्पादकता है वो लगातार कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम डिटेल से इस चर्चा यहाँ पर हम बताएंगे कि किस प्रकार ये नियम है वो आगे बढ़ता है। अब हम इस नियम की कुछ मान्यताएं लेते हैं। परिवर्तनशील अनुपात, यानी लेबर कैपिटल और लेबर का जो रेशियो है वो लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल अगर स्थिर है और लगातार हम लेबर बढ़ाते जा रहे हैं तो ये अनुपात है वो लगातार बदलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पहली मशीन के साथ पहला, तो मशीन तो वही है लेकिन उसके साथ लेबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इट मीन लेबर और कैपिटल का रेशो है वो लगातार परिवर्तित होता जा रहा है और इसीलिए इसको बोला जाता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी बोल सकते हैं। परिवर्तनशील कारक की सभी इकाइयां हैं वो क्या रहती हैं, समरूप रहती हैं। यानी परिवर्तनशील लेबर की जो इकाइयां हम यूज कर रहे हैं, यानी पहला लेबर, दूसरा लेबर, तीसरा लेबर, लेबर की सभी इकाइयां क्या होती हैं, वो समान रूप से कुशल होती हैं या समान होती हैं। यानी सभी श्रमिक समान रूप से उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन के अंदर नेक्स्ट स्टेज के अंदर उत्पादन कम क्यों होना शुरू हो जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उत्पादन का जो अनुपात है कारकों का उसके अंदर क्या होता है, वो आदर्श अनुपात से हटता जाता है। और इसीलिए क्या मान्यता ले रहा है कि लेबर है वो सभी समान रूप से क्या है, कुशल हैं, या सभी की एफिशिएंसी है, कुशलता है वो समान है। तीसरी बात वहां पर ये मान्यता ले रहा है कुछ साधन है वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। यानी कुछ का मतलब क्या है, क्या यहाँ पर हम भूमि को क्या मानकर चल रहे हैं, एक स्थिर साधन मानकर चल रहे हैं, और कुछ साधन है वो परिवर्तनशील साधन होते हैं और इसमें यहाँ पर हम लेबर को परिवर्तनशील साधन मानकर चल रहे हैं। अगली बात है कि तकनीक के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि तकनीक में परिवर्तन होगा तो हम उसी साधन से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहले एक मशीन थी और जैसे एक नई मशीन आती है, नई तकनीक आती है तो हम हो सकता है उन्हीं साधनों से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हम इस नियम की वैधता के लिए मानकर चल रहे हैं कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं आता। यह तो रहा इस नियम का फंडामेंटल्स कि ये नियम कैसे काम करता है। अब हम बात करेंगे कि स्टेज वाइज की इस नियम के अंदर हम क्या मानकर चल रहे हैं। टेबल फर्स्ट देखिए आप ध्यान से कि हम भूमि को क्या मानकर चल रहे हैं, एक स्थिर साधन मानकर चल रहे हैं। लेबर को क्या मानकर चल रहे हैं, परिवर्तनशील साधन मान। जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन का हम प्रयोग बढ़ाते हैं तो उत्पादन के जो परिवर्तन है वो किस प्रकार के हो रहे हैं। पहला जो लेबर है, जब हमने पहले भूमि के इस टुकड़े के साथ प्रयोग किया
तो उस लेबर ने 2 इकाइयाँ प्रोड्यूस की। यानी मान लीजिए कि आप गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसने 2 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस किया। लेकिन जैसे ही हमने अतिरिक्त लेबर लगाया, यहाँ से यहाँ पर लेबर की संख्या बढ़ाई, स्थिर साधन उतना ही, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। मान लीजिए कि 1 एकड़ जमीन है, उसको हम स्थिर मानकर चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक अतिरिक्त लेबर, क्योंकि 2 से 1 लेबर पहले था, हमने 1 अतिरिक्त लेबर लगाया तो उसने कितना प्रोड्यूस किया? 3 इकाइयाँ प्रोड्यूस की। फिर हमने अगला लेबर लगाया तो उसने कितनी इकाइयाँ प्रोड्यूस की? 4 इकाइयाँ प्रोड्यूस की। यानी यहाँ पर पहले से दूसरा लेबर लगाया तो उत्पादन बढ़ती हुई दर पर बढ़ा, तीसरा लेबर लगाया तो उसने उससे भी ज़्यादा उत्पादन किया। इट मीन यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन है वो तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। पहले 2, 5 और 9 जो इस स्टेज के अंदर दिखाया जा रहा है। अगर आप डायग्राम की इस टेबल को देखोगे तो O से E के बीच क्या दिखाया जा रहा है? यही दिखाया जा रहा है कि टोटल प्रोडक्शन तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है और यहाँ पर सीमांत उत्पादन H तक तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। अगली महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जैसे ही चौथा लेबर लगाते हैं, चौथे लेबर की सीमांत उत्पादकता कम होनी शुरू हो जाती है। यानी चौथा लेबर लगाने पर उस चौथा लेबर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो पहले जो लेबर प्रोड्यूस कर रहे थे उसके कंपेरेटिवली कम प्रोड्यूस कर पा रहा है। पहला लेबर मान लीजिए कि तीसरे लेबर तक हर लेबर 4 इकाइयाँ प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अब वो घटकर कितनी हो गई है? 2 इकाइयाँ हो गई। इसके बाद हम अतिरिक्त लेबर यूज करते हैं तो अगला अतिरिक्त लेबर जो चौथे से 5वां लेबर यूज हो रहा है वो और कम प्रोड्यूस कर रहा है। फिर हम 5 से 6 लेबर लगाया तो उसने कितना प्रोड्यूस किया? 0। इट मीन टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया? हमारा स्थिर हो गया। इसके बाद हमने अगर 7वां लेबर लगाया तो प्रोडक्शन है वो और कम होना शुरू हो गया और प्रोडक्शन माइनस में जाना शुरू, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कि एक साधन कारक अनुपात था, यहाँ तक बहुत बेहतर था। इसके बाद इसकी कार्य कुशलता थी वो लगातार यहाँ पर आकर क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई 1.6 तक, 1 कैपिटल के साथ या 1 एक भूमि के टुकड़े के साथ 6 लेबर तक। इसके बाद हमने अतिरिक्त लेबर लगाया तो इससे क्या हुआ? उसकी उत्पादकता है वो कम होनी शुरू हो गई और जिसके कारण क्या हुआ? टोटल प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक टोटल प्रोडक्शन है मैक्सिमम होता है, जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है वहाँ पर MP है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन अधिकतम है वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने बात की कि उत्पादन के अंदर 3 स्टेज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर हमने बात की फर्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड में हम आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? उत्पादन है। फर्स्ट स्टेज के अंदर टोटल प्रोडक्शन है वो आपका तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे हम स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, सीमांत उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन को तीव्र गति के साथ बढ़ा रहा है और इसी के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। जो डायग्राम में आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे कि ये फर्स्ट स्टेज है वो कहाँ पर दिखाई जा रही है? डायग्राम में यहाँ पर देखोगे O से E के बीच कुल उत्पादन तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि सीमांत उत्पादन तीव्र गति के साथ ऊपर जा रहा है, जो O से H के बीच दिखाया जा रहा है। दूसरी स्टेज में क्या हो? पहली स्टेज में एक चीज और देखिए आप कि औसत उत्पादन है वो क्या होता जा रहा है? लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो सीमांत उत्पादन से क्या है? कम है। औसत उत्पादन ये दिखाया जा रहा है, ये लाइन औसत उत्पादन की है कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है पहली स्टेज में, लेकिन ये सीमांत उत्पादन से कम है। दूसरी स्टेज में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील कारक की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं तो इसके बाद सीमांत उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन कुल उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी दूसरी स्टेज के अंदर सीमांत उत्पादन H से C के बीच लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन कुल उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन वो घटती हुई दर पर बढ़ रहा है। 11 से 12, 12 से 12 हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही सीमांत उत्पादन 0 होगा, कुल उत्पादन अधिकतम हो जाएगा, जो इस बिंदु के ऊपर दिखाया जा रहा है, G बिंदु के ऊपर, और जहाँ पर MP है वो सुनिए। ये दोनों लाइनें आपको ध्यान रखनी, डायग्राम बनाते समय ये दोनों चीज़ें लाइनअप होनी चाहिए। इसके बाद हम अतिरिक्त यानी 7वां लेबर यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है। जब सीमांत उत्पादन 0 होता है तो कुल उत्पादन है वो घटना शुरू कर देता है। दूसरे स्टेज के अंदर एक और कुल उत्पाद देखिए कि कुल उत्पाद यहाँ के बाद क्या हो जाता है? बढ़ता हुआ अधिकतम पहुँच जाता है I के ऊपर। औसत उत्पाद बढ़ता हुआ अधिकतम कहाँ पहुँच जाता है?
आई के ऊपर पहुंच जाता है और इसके बाद ये लगातार कम होता जाता है। लेकिन औसत उत्पाद कभी भी शून्य नहीं होता या माइनस नहीं होता, ये घटता रहेगा, लेकिन ये कभी भी इस बिंदु को यानी इस लाइन को छुएगा नहीं है। तो हमने बात की कि पहली स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर कुल उत्पादन तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है क्योंकि सीमांत उत्पादन तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है कि सीमांत उत्पादन कम होना शुरू हो गया लेकिन कुल उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन वो घटती हुई दर पर बढ़ रहा है जो ई से जी के बीच दिखाया जा रहा है। तीसरे स्टेज में सीमांत उत्पादन कम हो गया जिसके कारण क्या हो गया कि सीमांत उत्पादन माइनस में चला गया और जिसके कारण कुल उत्पादन है वो घटना शुरू कर देता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस बिंदु के बाद यहाँ पर औसत उत्पाद है वो कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, थर्ड बिंदु के ऊपर मैक्सिमम हो गया, इसके बाद वो लगातार कम होना शुरू हो रहा है, लेकिन वो कहीं पर भी और कभी भी माइनस नहीं होता है। तो आगे हम बात करेंगे कि ये स्टेज का हमारी प्रोडक्शन प्रक्रिया में क्या महत्व है। देखिए पहले स्टेज में क्या होता है कि उत्पादक क्या कर रहा है, अब उत्पादक उत्पादन कहाँ करेगा। देखिए पहले स्टेज के अंदर सीमांत उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है, इट मीन उत्पादक के लिए अतिरिक्त लेबर लगाना फायदे का सौदा है। इट मीन इस स्टेज में वो लगातार उत्पादन करता रहेगा और कहीं पर भी वो रुकेगा नहीं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में सीमांत उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है लेकिन फिर भी कुल उत्पादन बढ़ रहा है। इट मीन प्रोड्यूसर के लिए क्या फायदे का सौदा है, फिर भी वो उत्पादन करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर आकर क्या हो, यानी सेकंड स्टेज के लास्ट स्थिति के अंदर क्या होगा, सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। इट मीन इसके बाद वो अतिरिक्त सेबर की इकाइयाँ नहीं लगाएगा। थर्ड स्टेज में क्या हो, अगर वो थर्ड स्टेज में उत्पादन करता है तो अतिरिक्त लेबर लगाता है, लेकिन अतिरिक्त लेबर से प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाता है। इट मीन वो थर्ड स्टेज में कभी भी उत्पादन नहीं करेगा। इट मीन सेकंड स्टेज ही क्या होती है, उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है जिसके अंदर कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो उत्पादन करना चाहता है या उसी के अंदर उत्पादन करता है। अब हम बात करेंगे कि ये तो बात हो गई कि इसके नियम की महत्ता क्या है, कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज की उत्पादन की प्रक्रियाएँ हैं वो कैसे काम करती हैं। अब इस नियम के लागू क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेज में उत्पादन तीव्र गति के साथ बढ़ता है, सेकंड स्टेज के अंदर उत्पादन बढ़ता है लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है, थर्ड स्टेज के अंदर उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है। इसके मुख्य कारण है कि कारक की अविभाज्यता। कारक की अविभाज्यता का मतलब क्या, कि मान लीजिए कि आपको कोई भी काम करना है, भूमि है, चाहे आपकी कैपिटल ले लीजिए या कोई मशीन ले लीजिए, कि अगर आपको कोई भी काम करना है, चाहे प्रोडक्शन कम करें या अधिक करें, आपको कम से कम एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि उस मशीन पर 5 लोग काम कर सकते हैं लेकिन प्रारंभ में आपका क्या, एक ही लेबर काम कर रहा है। इट मीन उस मशीन को आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते, आपको एक निश्चित उत्पादन करने के लिए एक मशीन की ज़रूरत है तो आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे आप उत्पादन 1 इकाई करें और चाहे ये मशीन मान लीजिए कि मैक्सिमम 50 इकाइयाँ प्रोड्यूस कर रही है तो आप 50 इकाइयाँ प्रोड्यूस। इट मीन उत्पादन के कारकों की अविभाज्यता के कारण क्या होता है, ये नियम लागू होता है, जिसके कारण फर्स्ट स्टेज में मान लीजिए कि स्थिर साधन है, उसके साथ जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक की मात्रा बढ़ाएगा उत्पादन तीव्र गति के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर मान लीजिए आप उसी मशीन पर चल रहे हैं तो उत्पादन है वो अपने आप कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि मशीन है वो एक अधिकतम कारक अनुपात तक पहुँच चुके हैं। दूसरा कारण उत्पादन के स्थिर कारक, कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, जिस प्रकार भूमि है वो स्थिर कारक है, उसकी आप मात्रा को घटा या बढ़ा नहीं सकते, या एक मशीन है उसकी मात्रा को आप टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी आपको एक स्थिर अनुपात जो साधन है वो आपके पास होता है, जिसके कारण एक निश्चित सीमा के बाद मान लीजिए कि आपको 6 लेबर लगाए, लेकिन 6 लेबर के लिए हो सकता है आप अतिरिक्त मशीन न खरीद पाएँ, तो जिसके कारण आपको उसी मशीन पर काम करना पड़ता है, जिसके कारण उत्पादकता है वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। अगला पॉइंट है स्थिर कारक इष्टतम से अधिक प्रयोग, यानी मान लीजिए कि मशीन पर 5 लेबर काम कर रहे थे, जैसे ही 6ठा लेबर आपने लगाया तो 6 लेबर के लगाने से क्या होगी कि मशीन के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसके कारण कुल उत्पादन कम होगा और सीमांत उत्पादन है वो अतिरिक्त लेबर जो उत्पादन कर रहा है वो क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो मशीन अधिकतम 5 ही लेबर के लिए बनी हुई, तो 6ठा लेबर उस पर लगाएगा तो वहाँ पर क्राउड होगा, क्राउड के कारण एफिशिएंसी होती है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अपूर्ण स्थानापन्नता, यदि हमारे पास कोई ऐसी तकनीक होती कि हम कैपिटल की जगह लेबर और लेबर की जगह कैपिटल यूज कर पाते तो हमारे सामने ये समस्या कभी नहीं आती, लेकिन रियल में हम
मान लीजिए कि मशीन की जगह मनुष्य और मनुष्य की जगह मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते, उनको एक निश्चित अनुपात में ही हमें प्रयोग करना पड़ता है, जिसके कारण भी ये परिवर्तित कारक अनुपात का नियम है वो लागू होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या हम इस नियम को लागू होने से रोक सकते हैं? हाँ, हम इस नियम को लागू होने से दो स्थितियों में रोक सकते हैं। पहली बात कि अगर हम लगातार तकनीक के अंदर परिवर्तित करते जाएं, यानी तकनीक में अगर परिवर्तन संभव है तो हो सकता है इस नियम को लागू होने से रोका जा सकता है। दूसरी, क्या हमारे पास कोई ऐसी तकनीक हो सकती है कि हम लेबर की जगह कैपिटल और कैपिटल की जगह लेबर यूज कर सकते हैं, तब भी इस अनुपात के नियम को लागू होने से रोका जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया और आपको शायद समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम सीरीज से रिलेटेड आपके पास हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।